साहित्य क्या है, व्हाट इज दलित लिटरेचर, और इसमें कई कई सवाल जुड़े हुए हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है। क्योंकि अक्सर जब हम दलित साहित्य सोचते हैं तो उसके क्या पैमाने हैं, क्या मापदंड होने चाहिए कि हम तय कर पाएँ कि वो कैनन का हिस्सा है या नहीं है। इसमें दो बातें ये भी जुड़ती हैं कि एक सवाल आता है दलित साहित्य में कि क्या सिर्फ एक दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, क्या एक नॉन दलित दलित साहित्य नहीं लिख सकता। और तीसरी बात ये कि आमतौर पर जब हम दलित राइटर्स को भी पढ़ते हैं तो वो भी एकमत नहीं हो पाते कि दलित साहित्य क्या है, उन सबकी अपनी एक आर्टिकुलेशन होती है कि दलित साहित्य अगर होगा क्या। मैं चाहूँगा आप बताएं कि आपकी व्यू और परसेप्शन, उसके मापदंड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सवालों के जवाब तो मैं देता हूँ। पहले मैं धन्यवाद दे दूँ अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर जैन जी का, उन्होंने मुझे आज के मौके के लिए चुना। डॉक्टर श्रुति आबिदी जी का जो इसकी कोऑर्डिनेटर है, और उन्होंने मुझे इसके लिए याद किया, और विभाग के सभी साथी बैठे हैं, सभी क्या नाम लूँ क्योंकि मैं एक का नाम यहाँ से अगर नहीं भी देख पाया तो दिक्कत होगी। आप सभी का है, क्योंकि रूमी नकवी मेरे पुराने दोस्त भाई की तरह रहे, वो तो मुझे सीधे ही याद आ रहे हैं, और भी सभी का, और सारे जो विद्यार्थी हैं सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और सुनने के लिए। एक चीज़ और, मैं यहाँ अपना सुख, अपना आनंद बांट रहा हूँ। कहा जाता है कि इंसान को अपने घर में प्यार और इज्जत सबसे आखिर में मिलता है, नहीं तो जीसस भी गांव में जोसेफ दुल्हे का बेटा ही रहता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि जामिया में मुझे अंग्रेजी विभाग में और दूसरे विभागों में भी बहुत प्यार मिला, और बहुत अच्छा तब लगता है कि जब बाहर के लोग जब हमें ये याद करते हैं इस तरह, और कोई आप अच्छा जामिया में आप हिंदी दिखाएं, तो ये जब हिंदी वालों ने तो जो प्यार दिया ही, मगर पिछले कुछ 10 सालों में या 11-12 साल में अंग्रेज़ी विभागों ने मुझे, जो चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को निवेश करके है और अब्रॉड का, वहाँ से जितना मुझे, शायद इसी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से, जो ये विदेशों में जाना हुआ, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब मुझे लगता है अंग्रेज़ी की वजह से। अगर अंग्रेज़ी का ये नाम है तो आप सभी का, अंग्रेज़ी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए। अब आता है सवाल की बारी कि आप पूछते हैं कि दलित साहित्य क्या है। दलित साहित्य को लेकर हमारे पास कितनी परिभाषा, और जो अध्यापक जानते ही, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ शायद जिनको अभी तक इससे इसका परिचय नहीं हुआ, इससे तारुफ नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें बोलूँगा जो लगेगा आपको। दलित साहित्य के बारे में आमतौर पर यह धारणा रही है कि वो दलित साहित्य दलितों द्वारा लिखा जा सकता है। इसमें गलत कुछ नहीं। अगर ऐसा था तो जब दलितों ने नहीं लिखा था तब ये पूरा का पूरा जो साहित्य का इलाका था, सुना था, तब क्यों नहीं उनका ध्यान गया। अगर गया तो प्रेमचंद के अलावा, और प्रेमचंद के लिए अगर 300 कहानियों में से 20 कहानियाँ गिननी पड़ जाए तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं कुछ दिखाई देता है दलित साहित्य, दलित समाज से जुड़ा हुआ मामला। वहाँ दलित समाज से जुड़ी हुई चीज़ें तो दिखाई देती हैं, मगर जिसे हम आज दलित साहित्य के रूप में जानते हैं वो वहाँ नहीं। दलित चेतना बिल्कुल अलग चीज़ हुई, और दलित साहित्य उसी चेतना से संबंधित होकर आया। यानी वह साहित्य जो उन वर्गों के लोगों द्वारा लिखा गया जिन्होंने उसके दुख प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, ना उन्होंने मगर उनकी पीढ़ियों में, उनके पूर्वजों में किसी ने सही, और अब भी उनको किन्हीं दूसरे तरीकों से उससे दो चार होना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है। तो दलित साहित्य जो बेसिक चीज़ है, दलित साहित्य हम अगर ये मानते हैं तो दलित साहित्य जाति व्यवस्था का विरोध करता है। पहली चीज़, अगर इसको सिंपल उसमें सबसे
तो आप कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का विरोध पहले भी लोग करते रहे हैं। हाँ, करते रहे हैं, मगर जो पक्षधरता थी, जो उस वर्ग के लोगों की जो गरिमा का ध्यान रखना था, डिग्निटी का ध्यान रखना था, जो उसमें जो एक और जो थ्रेड है वो है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, वो वहाँ नहीं था। प्रेमचंद के यहाँ पे नहीं। अफसोस की बात है, प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, मगर उनके यहाँ भी वह प्रतिरोध नहीं दिखाई देता। वह करुणा तो दिखाई देती है, सहानुभूति तो दिखाई देती है, सिंपैथी, मगर वो एक तरह का यह है कि हाँ, मुझे इनके बारे में लिखना चाहिए, ये वर्ग जो बच गया। और दलित साहित्य वह है जो अब तक हिंदी साहित्य या अंग्रेजी जो भी हमारे देश का साहित्य है, उसमें जो समस्या अनएड्रेस्ड छूट रही थी, यानी जाति की समस्या, जाति में भी उन जातियों की समस्या जिनको वो अधिकार ही नहीं थे वो अपनी समस्या को बता पाते, क्योंकि वो उस समस्या को समस्या मानते ही नहीं थे, समझ ही नहीं पाते थे कि ये समस्या है। वो समझते थे ये नियति है, ये हमारा भाग्य है। तो जब एक व्यक्ति, एक समुदाय उसे अपना भाग्य या अपनी नियति मान ले, तो उसके खिलाफ वो खड़ा नहीं होता। और दलित साहित्य वह है जिसने उनको प्रतिरोध की चेतना दी, और जिसकी वजह से वो उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने उनका शोषण कर रखा था, और वो शोषण इतना लंबा था कि उनके सबकॉन्शियस में था कि यही हमारी डेस्टिनी है। तो दलित साहित्य इस तरह से मैं परिभाषित करता हूँ अपने को। मुझे याद आता है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर प्रेमचंद के साहित्य की बात करें तो उसको ये कहना ठीक होगा कि वो सवर्णों द्वारा दलितों के पक्ष में लिखा हुआ साहित्य। हाँ, उसको मैं ये मानता हूँ। जैसे उसी बात में फिर दोबारा जोड़ देता हूँ मेरी बात को कि ऐसा नहीं है कि दलित साहित्य या साहित्यकारों ने कहीं भी गैर दलित साहित्यकारों को कभी मना किया कि आप नहीं लिख सकते। ये तो साहित्य का क्षेत्र है, इसमें तो कोई भी लिख सकता है। कमिटमेंट देखा जाएगा पाठक द्वारा। आज जब प्रेमचंद को कफन कहानी के लिए चैलेंज किए जा रहे हैं, उनको विरोध सहना पड़ रहा है, तो मैं उनका वह उपन्यास रंगभूमि याद करता हूँ, जिसमें उन्होंने कितने कमिटमेंट से उन्होंने सूरदास का चरित्र बनाया है, जबकि वह जाति का एक दलित जाति का व्यक्ति है, और उसको कितना गौरव दिया है उन्होंने, हम उसे भी नहीं भूल सकते। मगर जब प्रेमचंद कहानी लिख रहे हैं या उपन्यास लिखते हैं, तो प्रेमचंद का आदर्श डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, जबकि वो उनके समकालीन। प्रेमचंद के जो आदर्श होते हैं, जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, वो गांधी जी हैं। और गांधी जी में और प्रेमचंद में एक समय में जो डायलॉग है, वो जो फाइट है, हम वो उस फ्रेम में अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि वो दोनों अपनी जगह ठीक काम कर रहे थे। अगर दोनों पर्सनैलिटी थे तो दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस थे। जैसे मैं ये मानता हूँ कि मैंने खुद ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी मैंने कहा इस बात को कि प्रेमचंद और अम्बेडकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गांधी और अम्बेडकर जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ जब गांधी जी ये कहते हैं कि बिना हृदय बदले लोग सामान्य समाज का या उस समय की जो भी कुछ जातियों को कहा माना जाता था, उनका जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, कितने भी कानून बना लो, वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे ठीक से। अम्बेडकर कहते थे कि मुझे हृदय परिवर्तन का इंतजार नहीं करना है, आप कानून बनाएं। और आज देख रहा हूँ 75 साल बाद कानून तो हैं, मगर उनका जो दिल है वो अभी भी कितना बदला है कि वो अभी कल ही यूपी में मैं देख रहा था, वो प्रजापति समाज के लोग थे, उनके घर में शादी है और वो ठाकुर समाज के लोगों ने उनके घर में घुसकर उनको मार दिया। ये तो यहीं पास नहीं हो रहा है। तो ये देश अगर 2025 में भी इस तरह से चल रहा है तो गांधी जी ठीक है और अम्बेडकर भी ठीक है। वो कम से कम कानून से डर तो रहे हैं, तो एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस चीज़ को समझना मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिखें, वो उन्होंने लिखा है। मगर एक चीज़ है जिसे मैंने कई बार लोगों से कहा और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे, जो गैर दलित साहित्यकार हैं, जिन्हें हम सामान्य लोग
उसे साहित्यकार कहते हैं, अगर वो दलितों के बारे में लिख रहे हैं तो क्या वे आरक्षण का पक्ष अपनी कहानी या उपन्यास में लेते हैं? नहीं लेते। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, आप उसमें देखें, उस पर जब बहस होती है आरक्षण पर तो वो आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं। दूसरी, क्या गैर दलित साहित्यकार धर्मांतरण के पक्ष में कोई बात करते हैं कि यह उनका अधिकार है? नहीं, वो उसके बाद भी विरोध में बात करते हैं। जाति व्यवस्था में वो बराबरी की बात नहीं करते, जो जिसका काम है वो उसको करे। तो ये तो कोई दलित साहित्य नहीं हो सकता। आप दलित साहित्य के नाम पर कुछ और लिख रहे हैं, मगर आप चाहते हैं कि उसको दलित साहित्य में शामिल किया जाए, तो ये शायद मुश्किल होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जो जब हम दलित साहित्य से जुड़ते हैं और पढ़ते हैं तो एक है कि अगर हम पीछे जाते हैं हिस्ट्री ऑफ दलित साहित्य में तो कई बार हम भक्ति साहित्य पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, रायदास को पढ़ते हैं। उससे पीछे जाएंगे जैसे हमने बात की थी कि बुद्ध हो गया, जीविका हो गया या चारवाक हो गया, कि वहाँ पर भी जाति को अटैक किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन फिर उसे हम दलित साहित्य का हिस्सा क्यों नहीं मान रहे, खासतौर पर भक्ति साहित्य में भी। देखिए ऐसा होता है, हर समय का अपना एक डिस्कोर्स होता है। जिसे आज हम दलित साहित्य कह रहे हैं, एक तो ये बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये तो हम कह सकते हैं कि इसके अलग अलग रूपों में ये लड़ाई, ये संघर्ष चलता रहा है। और चूँकि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो संघर्ष शुरू होते हैं, कुछ समय तक चलते हैं और फिर बंद होते हैं। एक जैसा आपने कहा भक्ति मूवमेंट, उससे पहले नाथों का मूवमेंट चल रहा है, उससे पहले और पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा बुद्धिज़्म का, जैसा आपने कहा बुद्धिज़्म वगैरह का ही तो कास्ट को लेकर, मगर ये इतनी पुरानी हिस्ट्री है कि इसको ठीक से, हिस्ट्री तो मैं समझता हूँ एक हिस्ट्री वो है जो हम पढ़ रहे हैं, एक हिस्ट्री वो है जो हमें ना तो पढ़ाई जा रही है ना हम पढ़ पा रहे हैं, मगर वो भी हिस्ट्री, उसको दर्ज ही नहीं किया जाता, हमारे सामने नहीं लाया जाता। तो हम ये मान लेते हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये भी मान लिया गया है कि ये जाति व्यवस्था बहुत पुरानी समय से चली आ रही है, जाति व्यवस्था चली आ रही है, मगर क्या उसके आधार पर जैसे कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया है, बुद्ध के यहाँ पर बताया जाता है, और पता नहीं ये सब चीज़ें, मैं धर्म के बारे में मैं ये बात मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सुनी सुनाई बातें शामिल कर दी जाती हैं। हम हिंदी में उसे कहते हैं प्रक्षिप्त, यानी जोड़ दिया जाना, वो है नहीं मगर कहानियों के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसमें कई तरह की कथाएं आ जाती हैं कि उसमें कोई एक सुनीत नाम का कैरेक्टर बना देते हैं कि वो उस समय सामने आ गया, बुद्ध को लगा कि जाति व्यवस्था, बुद्ध के समय में 62 फिलोसफी के थॉट्स थे वहाँ पर, स्कूल ऑफ थॉट्स, और वहाँ कोई जाति, अगर ऐसा था तो मौर्य साम्राज्य डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, नाइयों के बारे में तो कहा ही जाता था कि वो नाइयों का साम्राज्य है। तो ये शूद्र कहाँ से इतने बड़े बड़े साम्राज्य चला रहे थे अगर वो इतने ही नीचे थे? तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कंट्राडिक्ट करती हैं और इनके ऊपर बात की जानी चाहिए, हिस्टोरियंस को उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें मौर्य डायनेस्टी के बारे में, तो मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य तो गढ़ैया। तो जब एक गढ़ैया इतना बड़ा डायनेस्टी खड़ी कर सकता है तो उस समय क्षत्रिय कहाँ थे? तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जिनको हमें अभी हिस्ट्री से पूछना है। अभी तक हमने उनसे पूछा नहीं कि ये जो जिन समाजों को आप पिछड़ा समाज कह रहे हैं, ये उस जमाने में इतने बड़े बड़े साम्राज्य कैसे चला रहे थे? उसी में अशोक पैदा हुआ। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इस तरह से कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ की गई हैं और उनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। और कास्ट को लेकर ये सही समझ पैदा तभी होगी जब वहाँ से, क्योंकि अभी जिस तरह से हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए और उसमें जैसे इसको एक समझ लीजिए, मनुस्मृति में, मनुस्मृति जरूर आएगी। देखिए आप बात करेंगे जैसे ही दलित साहित्य पर हिंदू धर्मशास्त्र, हमारी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, और जाति व्यवस्था तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि उसके धर्मशास्त्रों से जाति व्यवस्था खत्म ना हो। क्योंकि लोगों के दिमाग को पोषण, ताकत वो धर्मशास्त्र देते हैं, और उन धर्मशास्त्रों में साफ साफ ये लिखा है, एक जगह लिखा है कि राजा को यह अधिकार है कि शूद्र अगर अमीर हो जाए या थोड़ा भी धनवान हो जाए तो उनके घरों को नष्ट कर दें, उनके घरों में आग लगा दें, उनकी संपत्ति जब्त कर लें और उनको फिर से गरीब कर।
ये राजा को अधिकार दे रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति में आप समझते हैं कि कोई वर्ग ऊपर उठ सकता है, उसको वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। मगर अब यहाँ पर जो टर्म है उन्होंने शूद्र टर्म इस्तेमाल किया है, और मनुस्मृति में ये स्पष्ट लिखा, क्योंकि पहले मनुस्मृति से पहले ये बात कह दी गई थी कि 5 वर्ण है और 5वां वर्ण जो है अंत्यज है। तो मनुस्मृति ने कहा कोई 5वां वर्ण नहीं, पंचम वर्ण नास्ति, पंचम वर्ण नहीं, 4 ही वर्ण है। तो अब ये उसी के आधार पर अगर देखें आप, 185 BC के आसपास का समय है माना जाता है मनुस्मृति का, और ठीक उससे पहले इतने बड़े बड़े साम्राज्य गडरियों के और नाइयों के चल रहे हैं। आज हम उन जातियों का नाम लेते हुए भी शर्म महसूस करते हैं, बहुत सारी जातियों को। जैसे एक और चीज़ जो दलित साहित्य को मैं परिभाषित करते हुए कहना चाहता हूँ, दलित साहित्य ने एक चेतना दी, एक साहस दिया अपनी जाति को स्वीकार करने। नहीं तो आमतौर पर दूसरे जो जातियों के लोग होते थे वो तो उस जाति के नाम से उनको पुकारा करते थे, मगर वो बहुत डेरोगेटरी होता था। ये जाति बताते हुए आज भी अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ हमें ये बताने में कि साहब मेरा नाम अजय खन्ना है, कोई दिक्कत नहीं होती, या अजय कपूर है, कोई दिक्कत नहीं होती, या अजय पांडे है तो और गर्व की बात है। मगर जब मैं ये कहूँ कि मैं अजय जाटव हूँ या अजय वाल्मीकि हूँ तब दिक्कत होती है, तब ये बोलने में संकोच होता है। तो ये जो संकोच है ये व्यक्ति का संकोच नहीं है, ये सोसाइटी ने उसके अंदर एक संकोच भर दिया है जिसकी वजह से वैसा हो गया। तो जैसे जैसे उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती जाती है वह मजबूत होने लगता है, और उसके अंदर ये भावना पैदा होती है कि नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनको पड़ता हो तो पड़ता हो। तो ये जो आत्मविश्वास का आना है ये दलित साहित्य ने कहा। देखिए फेसबुक पे भी आजकल काफ़ी नज़र आती है कि लोग अपने सरनेम को चेंज करने की, ऐसा कुछ सरनेम रखने की कोशिश करते हैं जो पता ना चले कि बिल्कुल क्या है। इसके अलावा मैं दलित साहित्य पे बात करता हूँ कि उसका शिल्प और उसके जो नुआंसेस हैं। एक बार दलित साहित्य के बारे में जैसे हम डिफाइन कर रहे थे क्या रहती है, तो हमने देखा शुरुआती तौर पर जो दलित साहित्य रहा वो ऑटोबायोग्राफिकल साहित्य था, जो मराठी साहित्य में नजर आता है कि वो लिव्ड रियलिटीज़ का साहित्य है, वो भोगा हुआ सत्य है कंपेरेटिवली टू अदर, जिसमें आपको एक मतलब आप बुरा फील कर रहे हैं दलित समाज के लिए, लेकिन जो दलित राइटर है वो अनुभव को प्रमाण मानकर या अनुभव के बेसिस पर ही एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस है। पर आपने कई दफ़ा अपनी कहानी में लिखा है कि अनुभव की जगह कल्पना की भी एक जगह है। जैसे आप वो चीख कहानी जो हमने पढ़ी थी उसमें एक जगह आपने कहा कि वो पूरी कल्पना पे ही है, वो कल्पना इतनी मतलब रोचक हो गई लोगों के लिए कि वो हकीकत लगने लगी लोगों ने, तो लोगों ने उस पर कई सवाल भी उठाए। मैं आपसे पूछूंगा आपके साहित्य में आप कैसे वो बैलेंस साध पाते हैं अनुभव और कल्पना के बीच में अपनी कहानियों के अंदर? देखिए हिंदी दलित साहित्य है या मराठी का भी मूलतः जो दलित साहित्य की जो केंद्रीय विधा जो है वो आत्मकथा। तो आत्मकथा में तो कल्पना की कोई जगह ही नहीं, जैसा हुआ है जीवन में, जैसा भोगा है जीवन में वही लिखना होगा। तो मैं इस मामले में अभी अपने को इसलिए शामिल नहीं कर सकता कि मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं। तो मैंने जो लिखा है वो मैंने लिखा कहानियाँ या उपन्यास, और कहानी और उपन्यास सिर्फ जो रियलिटी है यानी उसका बयान करके नहीं चल सकती, उसमें इमेजिनेशन कल्पना का, जैसा मतलब हम लोग सभी जानते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे वो एक अलग विधा के रूप में, एक रचना के रूप में आपके मन में एक पठनीयता, एक रोचकता पैदा करे, आप उसको पढ़ना चाहें। तो ठीक है, उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो लेखक के खुद के हो सकते हैं या दूसरे लोगों के आसपास के जो लोग हैं उनके हो सकते हैं, मगर उसमें कल्पना का पुट नहीं रखा जाएगा तो उसमें पाठक की रुचि नहीं। और जाहिर है कि जब कल्पना होती है तो कई जगह पर हमें कई चीज़ों को थोड़ा, हम हिंदी में कहते हैं अतिरंजना, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाकर कहानी को प्रभावी बनाने के लिए, कहानी का पाठक पर प्रभाव बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। जैसे चीख कहानी के बारे में मैंने ये बात इसलिए भी कही, और भी कहानी है, जैसे यस सर मेरे जो कहानी है उसका मुझसे वैसे कोई सीधा लेना देना नहीं है, मगर अभी हाल ही में
जब उस पर फिल्म बनी तो मुझसे बहुत बार पूछा गया कि क्या आप इसमें खुद को देखते हैं, तो मैं ये इनकार नहीं कर सकता मैं उसमें नहीं हूँ। कहानी में या उपन्यास में लेखक कहाँ कहाँ होगा ये बात ये मुझे लगता है कि खुद लेखक को भी एक वक्त के बाद नहीं पता होता। लेखक नहीं जान पाता कि मैं जब ये वाला पात्र बोल रहा था तो मैं कितने हिस्से में मैं था और कितने हिस्से में मैं उससे डिटैच हो गया और दूसरी जगह वो दूसरा कैरेक्टर आ गया। अच्छा, एक चीज और हुई कि शायद मुझे जो लगता है कि आत्मकथा न लिखने की वजह से मेरा बहुत संबंध उससे, जो यथा तथ्यता कहते हैं हम लोग कि जैसा था वैसा प्रस्तुत कर देना, उससे बहुत बना नहीं। और शायद ये एक तरह का मेरे साथ लोगों को दिक्कत ये हुई कि लोगों ने कहा कि वो दलित साहित्य कहाँ लिखते हैं, तो उनको लगता था कि जैसी दलित कहानियां अब तक फ्रेम में चली आ रही हैं, यानी ठीक है आत्मकथा चाहे आकर्माशी आप पढ़ें, जीवन हमारा है बेबी कामले का आप उसको पढ़ते हैं, दया पवार का बलुत या अछूत पढ़ते हैं, और हिंदी में भी चाहे आप झूठन पढ़ें या अपने अपने केंद्र पढ़ें, इन आत्मकथाओं को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि हम एक दलित लेखक की आत्मकथा पढ़ रहे हैं या एक दलित व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ रहे हैं और उसका समुदाय उसमें आएगा, उसके रिचुअल्स आएंगे, उसका प्रोफेशन, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आएंगी। मगर जब आप कहानी पढ़ रहे होते हैं तब ये वाला जो ध्यान है ये आपका भंग हो चुका होता है कि आप ये तो जानते हैं कि ये दलित राइटर की एक कहानी है, मगर अगर वो उस फ्रेम में आपको नहीं मिली जिस फ्रेम में पिछली 25 कहानियाँ या 30 कहानियाँ आप पढ़ चुके हैं, तब आपके मन में आएगा कि शायद ये दलित कहानी इस तरह से नहीं है। तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था प्रकाश वाल्मीकि को, मोहनदास नमीशाय को, सूरजपाल चौहान को और बाकी मराठी के जो थे, तो मुझे लगा कि इसमें एक तो सिर्फ ग्रामीण जीवन आता है और दूसरा इसमें जो आज के लोग हैं, आज की जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। वो प्रॉब्लम एक्चुअली मारपीट तक नहीं है, सिर्फ वो लोगों के मन में किस तरह से, उनके मनोविज्ञान में किस तरह से, यानी जब किसी को मौका देना है कोई किसी चीज का, तो मौका देने का वो क्रम जो है और मौका देते वक्त हमारी मानसिकता जो है वो सब अगर आप कहानी में पकड़ते हैं, वो आप आत्मकथा में नहीं पकड़ सकते। वो जो कहानी में पकड़ते हैं तब आपको इमेजिनेशन में जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इसको परकाय प्रवेश कहते हैं, आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो जब मैं यस सर लिख रहा था तो वो जो एक कैरेक्टर है, अभी जैसा मैं बता दूँ आपको, अब उस पर वो उसको सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन लेनी थी, वो मोदी सिंगल को जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। आप जानकर हैरान होंगे कि उस पर ऑब्जेक्शन क्या लगाया गया कि इस फिल्म में से आप सरनेम हटा दें। अब उस कहानी बचेगा क्या, उस फिल्म में बचेगा क्या उसके? यानी आप सीधे मना नहीं कर रहे कि हम उसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपने तरीका दूसरा निकाला। अब जब इस कहानी में मुझे उस कैरेक्टर को तिवारी जो है उसको बनाना है, उसको विकसित करना है, तो मुझे तिवारी में जाना पड़ता है। तो कई लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एकदम ब्राह्मण की तरह सोचने लगते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ, मुझे कहना पड़ा कि मैं आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ, मुझे उसमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कितना अच्छा या बुरा हो सकता है मुझे उसको दिखाना पड़ेगा उसको। तो ये फर्क मुझे लगता है कि मेरे मामले में लोगों को शायद ये परेशानी बनी पिछले कुछ 10-15 सालों में, और क्योंकि पहली बार मैंने कहा जो हमारा जो दलित जातियों के बीच का जो दूरियां थी या उनके जो मतभेद थे उनको भी मैंने अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से उठा दिया। तो शायद एक वजह ये भी थी कि उन्होंने मान लिया कि मैं गद्दार हूँ। ये भी एक समस्या है। इससे ये मूवमेंट में ऐसा होता है, मूवमेंट की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे विरोध हो, और शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाता, मैं गांधी जी को भी अच्छे रूप में देखता हूँ और अम्बेडकर को भी अच्छे रूप में देखता हूँ, और वो कह रहे हैं कि आप दोनों में से एक चुनो। यहाँ मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। वो दूसरे के पूरक हैं सर। हाँ, आपको एक को गैलराइज करने के लिए दूसरे को गाली देने की
और इससे एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि अगर शिल्प कला की दृष्टि से देखें एस्थेटिक्स में, कि कल्पना क्या दलित साहित्य में आपको ये मदद करती है कि वो एस्थेटिक्स पे भी रहे कहानी? कई बार डिस्कोर्स लिटरेचर में ये हो जाता है कि डिस्कोर्स अपनी एक जगह हो जाता है, कहानी अपनी एक जगह हो जाती है, कि अब वो डायडेक्टिक और मोरलाइजिंग होने लगती है कहानी, लेकिन कल्पना आपको वो टूल देती है जिससे साहित्य साहित्य ही बना रहे, वो ऐसा ना लगे कि बस डिस्कोर्स है उस साहित्य के अंदर, कि वो फ्रीडम, कला की अपनी स्वतंत्रता बनी रहती है। तो कल्पना एक टूल है एक राइटर के पास, उसमें वो एस्थेटिक्स बनाए रखने की, क्योंकि शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि दलित साहित्य पे आरोप लगा भी कि ये सिर्फ डिस्कोर्स का साहित्य है, इसमें वो एस्थेटिक्स वैल्यू नहीं नजर आती, इसमें वो शिल्प कला की दृष्टि से। हालांकि लगभग जवाब आपने दे दिया है उसका तो सवाल में ही, मगर मैं फिर भी थोड़ा सा कह देता हूँ। देखिए, जब हम दलित साहित्य कहते हैं तो उसमें तो बहुत सारी विधाएँ हैं। तो जब मैंने कहा अभी, जैसे कहा कि आत्मकथा में कल्पना की कोई जरूरत नहीं, मगर आप कविता लिखते हैं और कविता में आप कल्पना का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप कविता नहीं लिख रहे हैं, आप एक तरह का अखबारी लेखन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपने कहा कि होता यही है कि वो एक जो यथार्थ था उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत कर देते, तो आप देखेंगे उसमें लय नहीं होगी जो कविता के लिए सबसे ज़रूरी है। आप ठीक है, आप उसमें ना लिखें, छंद में ना लिखें, मुक्त छंद में लिखें, मगर उसमें लय होगा, वो बिना लय की कविता नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़ कि जब आप कविता लिखते हैं तो उस कविता के अंदर कल्पना का समावेश होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कहानी लिखते हैं, बिना कल्पना के कहानी कैसे लिखेंगे? और जिन लोगों ने भी कहानियाँ लिखी बिना कल्पना के, उनको हम कहानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मगर वो शुरुआती दौर की कहानियाँ मानी जाती हैं। यानी अगर आप प्रेमचंद की वो कहानी पढ़ते हैं जो शुरू में लिखी गई है, और वो जो कहानी 20 साल बाद की है, उसमें आपको अंतर साफ दिखाई देता है। मैं प्रेमचंद इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी लोगों ने पढ़ा, और बहुत सारे लेखक हैं जिनकी हम शुरुआती जब कहानी देखते हैं तो उसमें वो कोशिश, क्योंकि इतना प्रेशर होता है एक्सपीरियंस का, जो हमने फील किया है, जो दुख हमने झेला, वो कोई जरूरी नहीं दलितों से संबंधित हो, कोई भी किसी का भी दुख, तो वो चाहता है कि उस प्रेशर को जल्दी से जल्दी बोल दे। तो उसमें आप आर्ट जो भी आपका एस्थेटिक्स वाले जो वो हैं, सौंदर्य शास्त्र के जो नियम है, मापदंड है, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये ठीक है, नहीं करते हैं, मगर आप नहीं करते हैं इसलिए कि हमें नहीं करना है, ये गलत है। आपको करना है, इसलिए करना है कि वो रचना दूर तक तभी जाएगी, दूर तक यानी अगली ट्रांसेंड करेगी वो समय को, वो तभी करेगी जब वो अगले जो दौर के लोग आएंगे उन तक, उनसे वो अगर वो मुखातिब होती है, उनसे वो बातचीत करती है, तब वो उसको वो कर पाते हैं, अदरवाइज वो रुक जाएगी। बिल्कुल। तो ये अभी जो पिछले 20 साल पहले वाल्मीकि जी की कहानी थी, अपने इनको मोहनदास मिश्रा जी की कहानी थी, उनको पढ़ते हुए बाकी लोगों को लगता है, या जयप्रकाश कदम की जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ते हुए लगता है कि शुरुआती दौर की कहानियाँ हैं, थोड़ी अनगढ़ हैं और सीधी हैं और बहुत छोटी हैं और जल्दी खत्म हो जाती हैं। मैंने जो उनका इम्पैक्ट है वो वैसा नहीं है जिसे हम दूरगामी परिणाम कहते हैं कि साहित्य धीरे धीरे बदलता है, वो मगर वो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर बहुत प्रेशर था अपनी समस्या को कहने का, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि वो बस शुरुआती दौर। मुझे याद आता, आप कहते हैं कि ये जो कहानियों का संकलन है पटकथा आपने लिखा है इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि दलित साहित्य में संदर्भ है, शास्त्र नहीं। मैंने ये 7 कहानियाँ जानबूझकर, सिर्फ क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा आलोचक कह रहे थे कि इनके पास ना भाषा है ना शिल्प है, तो मैंने तरह तरह के शिल्प का प्रयोग किया, भाषा पर बहुत काम किया, और मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये 7 कहानियाँ इसी जवाब में लिख रहा हूँ। उसके बाद की कहानियाँ मैंने भी बहुत सिंपल लिखी, मगर ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए लिखी, असल में क्या होता है, इसको एक चीज़ और महसूस करनी चाहिए कि जो दलित मूवमेंट, जो दलित लिटरेचर है, उसके पाठक कौन है? आपका एक टारगेट ऑडियंस होता है या रीडर होता है। आपकी कहानियाँ जो उसमें मिडिल क्लास उस वक्त था नहीं, यानी उस तरह से, तो जो लोग थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, वो बहुत गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे जब शुरुआती दौर की जो कहानियाँ, और जब उनकी बस्तियों में जाकर उन कहानियों को पढ़ाई, अब अजय वाले की कहानी को आप वहाँ पढ़ाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे, उनका कोई लेना देना नहीं है इस भाषा से और इस शिल्प से। इसका लेना देना है उस मिडिल क्लास के जो अभी जो नया इमर्ज हुआ है, वो इसको पढ़ता है, वो उसको समझता है,
इसको एक फर्क को मैं इसको थोड़ा सा अगर इसको आत्म प्रशंसा न समझा जाए, एक कहानी है जिसको हम जो हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ने के लिए कहते हैं, चाहे वो पंच परमेश्वर हो और चाहे वो सदगति हो, आप उसको पढ़िए, एक साधारण व्यक्ति भी उसको समझ में आती है उसको। मगर अगर निर्मल वर्मा की हम परिंदे कहानी पढ़वाएं किसी को, तो उसके लिए उतनी समझ उसके पास होनी चाहिए, उतना उसका विकास होना चाहिए। तो उस विन्यास को, उस सिंटेक्स को समझने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो ये मुश्किल था, उस वक्त मुश्किल था। तो मैं तो ये समझता हूँ, हो सकता है कि जो शुरुआती लेखक हैं उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस पहचान रखी थी और वो उसी हिसाब से लिख रहे थे, और वो उस मामले में ठीक थे। क्योंकि मुझे इसलिए याद है, राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक थे, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को बुलाया और त्रिलोकपुरी नाम की एक बस्ती है जहाँ पर वाल्मीकियों का बहुत, दलितों का बहुत बड़ा वर्ग रहता है, वहाँ वो उनका कहानी पाठ करवाता है। तो ये एक तरह की, अच्छा वो कहानियाँ जब सुनते थे तो उनके साथ वो सीधे रिलेट कर पाते थे। मगर अगर वो दूसरी तरह की कहानियाँ लिख रहे होते जो थोड़ी जटिल होती हैं, जो संश्लिष्ट थोड़ा इस तरह की होती हैं, जिसको हम कहें कि जिसमें संवेदना बहुत महीन तरीके से, जैसे अगर आप एक मेरी कहानी, जैसे आपसे चीख कहानी के बारे में बात की, तो मैं चीख के बारे में बताऊँगा। चीख कहानी में आखिर तक लोग ये पूछ रहे हैं कि ये मैंने दलित कहानी कैसे कह ली जा सकती है। मैंने भी कहा कि मैंने तो कोई आपसे इंसिस्ट किया नहीं है कि भाई आप इसे मान, मुझे तो जो लगा और जैसा ठीक लगता है मैं वो लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि एक आदमी जब रिवेंज में आता है, और रिवेंज के कारण होते हैं क्योंकि कास्ट ने उसको दुखी किया है, तो वो अपना बदला दूसरों से ले रहा है। और मैंने उसी थॉट को लेकर कहानी लिखी है, और वो पहली लाइन से आ जाता है और वो आखिरी लाइन तक, जब तक वो कहता है कि मुखौटे, सब मुखौटों के पीछे सब एक जैसे दिखाई देते हैं, कहानी वहाँ खत्म होती है। तो मेरे हिसाब से तो कहानी उसमें आती है, आपके हिसाब से नहीं आती है, आप जानिए, मुझे कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी जैसे एक नई कहानी पीछे और छपी थी, हिंदी में आवरण के नाम से छपी थी, अभी अंग्रेजी में नीता गुप्ता उसको ला रही है किताब के रूप, एक ही कहानी को यात्रा बुक से या किसी से, तो उसका फसाड अंग्रेजी में शायद एक शब्द होता है ना, तो बस मैं भी मुस्कुराया, वो भी हंसी के फसाद नहीं है, मैं फसाड है। तो उन्होंने कहा कि जैसे उसको भी मुखौटों से ही संबंध है कुछ। तो अब वो कहानी है, उसमें एक लड़की है जिसने अपना सरनेम बदल लिया। अब वो सरनेम बदल कर एक जीवन जीना चाहती है, मगर उसको एक्सेप्टेंस फिर भी नहीं मिल रही। आप इसे भी दलित कहानी नहीं मानेंगे, मगर ये आप नहीं मानेंगे, जो आज का यूथ है वो इसको मान रहा है, उसको समझ में आ रही है, क्योंकि ये उसकी समस्या है कि जब वो बताता है कि मेरा नाम ये नहीं, मेरा ये सरनेम है, और उसको सरनेम क्यों छिपाना पड़ रहा है, अपनी कास्ट क्यों छिपानी पड़ रही है, क्योंकि उसके आसपास की जो जितनी उसको अवसर मिलने की संभावनाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई है। तो उसको अवसर या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करता है उसकी कास्ट पर। तो ये अगर कहानियों में नहीं आएगा तो आपने बहुत सारा हिस्सा कहानियों का छोड़ दिया। वो आप कब तक ये कहते रहेंगे कि गांव में हमें पीटा गया, तो पानी नहीं पीने दिया गया, तो ठीक है हो गया। अभी आपने क्या किया, उसके आगे आपने डंडा उठा लिया, बस अब हो गई कहानी, ये खत्म हो गया। अभी कितना उसको आगे, आप पाठक चाहता है कुछ आज से संबंधित दूसरे जो सच है उनको भी पढ़ना। तो हम दलित साहित्य को सीमित नहीं कर सकते कि यही दलित साहित्य है। दलित साहित्य को सीमित करने का मतलब होगा कि आप अम्बेडकर को सीमित कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब हर अपनी बहुत छोटी सी उन्होंने वो आत्मकथा जैसा कुछ लिखा, उन्होंने सब कुछ, अगर आप देखें उसके पूरे दलित साहित्य के सूत्र बीज वहां मिल जाएंगे कि कैसे आदमी को जाति छिपानी पड़ती है। और जैसे बाबूराव बाबू ने लिखी कहानी मैंने जाति छिपाई, क्यों छिपानी पड़ रही है, तो ये सब उसमें आता है। तो उसको समझने की जरूरत है। मगर अभी शायद वो क्रिटिसिज्म पैदा नहीं हुआ है दलित लिटरेचर में, जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसके अंदर वो उसको देख पाएँ कि वास्तव में क्या ज़रूरत है। और दुख की बात यह है
मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी दलित साहित्य का हिंदी में भी आखिरी चैप्टर चल रहा है, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं शायद उनमें मैंने अभी तक कोई, अफसोस की बात है कि अभी तक कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें मैं आश्वस्त हो सकूं। वो सही बात है आपकी। अर्बन लिटिल दलित की जो एक्सपीरियंस है, जो यूथ के एक्सपीरियंस है, जैसे जो शहर का अगर दलित इंसान कहानियाँ पढ़ता है तो आपकी कहानी पढ़ेगा तो उसे लगेगा ये मेरा यथार्थ है, मैंने देखा है। लेकिन जैसे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की या पहले का जो साहित्य है उसे लगेगा हाँ ऐसा होता है मेरे देश में, पर मैं उससे रिलेट नहीं करा सकता क्योंकि उनका जो परिवेश है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है। लेकिन आपकी जो कहानी हम देखते हैं अर्बन एरिया में ज़्यादा नजर आते हैं। और खासतौर पर जो डिफरेंस है कि शुरुआती दलित साहित्य आप कहते हैं एक जगह कि वो आक्रोश का साहित्य था, लेकिन अब आते आते आप अपने साहित्य में कहते हैं कि मेरा जो डोमिनेटिंग आइडिया है वो आक्रोश नहीं करुणा है, करुणा का ही साहित्य होना चाहिए अंततः साहित्य। मेरा ये नहीं, मैं तो साहित्य की बात कर रहा हूँ। देखिए आक्रोश हिंदी में कहता हूँ, अब अंग्रेजी में उसको मुझे पता नहीं। आक्रोश एक संचारी भाव होता है, वो रुक नहीं सकता, वो संचरण करेगा। वो थोड़ी देर के लिए आप 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकते, आक्रोश में नहीं रह सकते। ऐसे ही लिटरेचर में भी आप बहुत देर तक आक्रोश में, हाँ आक्रोश से ज़्यादा बेहतर शब्द है प्रतिरोध। जब मैंने 2019 में दलित विशेषांक निकाला हंस का, 2 खंडों में निकाला था, तो मैंने उसमें जो उसका लाइन जो थी वो यही थी, प्रतिरोध, अधिकार, समता। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आप उन चीज़ों के लिए प्रतिरोध कर रहे हैं जो जिनसे वंचित कर दिया गया, जो आपका मानवाधिकार है, जो ह्यूमन राइट है, वो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। तो अगर आप उसकी कोशिश करें, मगर उसके बाद का जो नेक्स्ट, उसके आगे का जो फेज होगा, उसमें अगर आप बदला ले रहे हैं, क्योंकि आक्रोश है, आक्रोश आपको चैन नहीं लेने देगा। आक्रोश क्या करेगा कि आप उससे नहीं लड़ सकते थे ए से या बी से, और सी उसी की कास्ट का मिला तो आप उसको उसके लिए प्रताड़ित करेंगे, उसको टॉर्चर, मतलब उसकी सजा उसको देंगे जो ए को देनी थी, मगर क्योंकि आप ए को नहीं दे पाए तो आप सी को दे रहे हैं। तो ये यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाएगी लिटरेचर में, और इसीलिए जरूरी है कि वो करुणा हो। इसीलिए भवभूति ने जब लिखा तो वो करुणा को ही वो भवभूति मानते, उत्तर रामचरित में उन्होंने माना है इस बात को कि जो साहित्य का जो आधार है वो करुणा होना चाहिए। तभी ये अजय रावलिया नहीं कह रहे तो भवभूति कहते हैं। तो साहित्य तभी अच्छा और जिसमें प्रतिरोध भी हो, मगर उसमें उसको संचालित करने वाली चीज़ करुणा। तो मुझे लगता है कि नफरत का साहित्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नफरत जो है वो मुझे लगता है कि जिस समाज की कल्पना या जिस समाज की कोशिश, जैसे अगर हम याद करें रैदास के उस बेगमपुरा को याद करें, तो वो 2 लाइनों में कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को हम, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, ये आप जब वो कह रहे हैं कबीर उस जमाने में, जैसा भी आपने कहा कबीर के बारे में, कि कबीर कहते हैं अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह सबसे कहूँ पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को आओ देश हमारा। अब परम पद का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी, और वही ह्यूमन डिग्निटी डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ पर आकर संविधान में जोड़ जाते हैं, इंडिविजुअल डिग्निटी। तो ये आप देखिए कि उसके पीछे की फोर्स है वो है करुणा। बदला नहीं है, रिवेंज नहीं है, एंगर नहीं है, कंपैशन है। तो अगर आप बुद्धिज्म को मान रहे हैं दलित साहित्य वाले लोग, तो फिर तो कंपैशन आपके लिए और ज़्यादा जरूरी है। वो आक्रोश में कहते हैं उसकी शिद्दत ज़्यादा है, उसकी मुद्दत कम होती है। हो सकता है, पक्का नहीं है, मगर हाँ ठीक है। चीख कहानी मुझे लगता है इसी से निकली, उसकी पहली लाइन है अंग्रेजी में, तो क्राइम इससे लगते गुनाह लुभावना होता है, बदला बहरूपिया। तो वो इसीलिए लिखा है कि बदला बहरूपिया होता है। हम नहीं जानते कि हम बदला ले रहे हैं और किसका बदला ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं। प्रोफेसर मुझे ये जो आपकी अनक्लेम्ड टेरेन जो ट्रांसलेटेड है जो किताब है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उसमें वो हाउस ऑफ लव आप कहते हैं कबीर का दोहा देते हुए कि कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कि साहित्य का आपका जो पर्पस है कि लिटरेचर लिखते हुए आप क्या सोचते हैं, तो आप कहते हैं साहित्य एक ऐसा दरवाजा, एक घर है जिसमें ना दरवाजे हैं ना खिड़कियाँ हैं, यानी वो बॉर्डरलेस है, वो रिलीजन, क्रीड, हर तरह की जो आइडेंटिटी है, जो पैमाने हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसको तोड़ने का काम है। लेकिन उसी के बाद में आप कहते हैं कि लेकिन साहित्य के थ्रू लोग अपनी आइडेंटिटी भी असर्ट करना उसका मकसद होना चाहिए। इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। देखिए इसमें इसलिए कह कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। एक होता है जो यथार्थ है और एक होता है जो ख्वाब, स्वप्न है, जिसे हम यूटोपिया।
तो ये उसके बीच की दूरी है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो पाना चाहते हैं, मगर जब तक वो नहीं पाए तो जो है हमारे सामने हम उन्हें ज़रूर एड्रेस करते हैं। भारत में या ख़ास तौर से हिंदुओं में कहते हैं, आप हिंदू समाज में जाति को अनदेखा करके, मैं कह रहा हूँ इस देश की 90% प्रॉब्लम समस्याएं जाति के कारण पैदा होती हैं और उनके सॉल्यूशन भी उसी में मिलेंगे। तो जब तक हम उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लिटरेचर लिख रहे थे, इतने सालों से लिटरेचर लिख रहे थे और लिख रहे थे क्लास पर, क्लास हमारे यहाँ थी, तो लिटरेचर क्या लिख रहे थे? आपका लिटरेचर होना चाहिए आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। आपकी सोसाइटी है कास्ट बेस्ड और लिटरेचर चल रहा है क्लास बेस्ड, तो मैच ही नहीं करता। इसलिए हिंदी लिटरेचर तो बहुत धीरे धीरे आप देखते हैं समाज में गायब होता चला गया, लोग उसको पढ़ना बंद कर रहे हैं। जब दलित साहित्य आया या इस तरह का साहित्य आया जिसने इस देश की समस्या है, वास्तविक जो उसकी रियलिटी है उसको पकड़ा, उसको, तो हम अगर उस समस्याओं को अपनी कहानियों में या उपन्यासों में जब हम लिखते हैं तो लोग उसको पढ़ते हैं, उनकी मानसिकता पर शायद उसका कुछ असर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से कोई असर पड़ता हो, कभी कभी, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा आदर्शवादी हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। मैं आदर्शवादी इसलिए हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि हम नहीं जानते कि किस क्षण में किसी की मानसिकता बदल सकती है। हो सकता है जो व्यक्ति 10 साल से नहीं बदला, 20 साल से नहीं बदला, अचानक एक पल ऐसा आता है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है और वो जिसको अब तक बहुत अच्छा समझ रहा था, जिन चीज़ों को, जिन मान्यताओं को, उन सबको छोड़ देता है। इसको आप हृदय परिवर्तन कहते हैं, प्रेमचंद की तरह। तो कि मैंने पहले ही कह दिया मैं थोड़ा आदर्शवादी हूँ, मगर चूंकि मैं एक यथार्थवादी लेखक हूँ, ये यथार्थवाद के प्रति मेरा एक जिम्मेदारी है, तो मैं देखता हूँ कि हमें होना तो चाहिए कि क्योंकि दलित साहित्य, देखिए अगर दलित साहित्य ऐसे ही चलता रहा जैसे पीछे चलता रहा तो उसको अप्रासंगिक हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, जैसे बाकी लिटरेचर स्टैग्नेशन आ जाएगा, रुक जाएगा। मगर उसकी कोशिश वह होनी चाहिए जो मैंने कहा हाउस ऑफ लव, तो उसमें वो तमाम लोग आपको आपका लिटरेचर पर्यावरण से कोई डायलॉग नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड से या जो भी आपको ब्रदरहुड को छोड़ दीजिए, कौन सा शब्द है, जो भी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो या जो महिलाओं की समस्या है उससे बात नहीं करता है। तो ये अभी दलित लिटरेचर को बहुत आगे उसमें बढ़ना है, उन सवालों को शामिल करना है। तो ये जो मैंने लिखा है ये एक यथार्थ है और दूसरा स्वप्न है, जो हम आइडियल जैसे बेगमपुरा का सपना है ये हो, तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। आपने जो वर्ग और वर्ण की बात की कि भारतीय समाज कास्ट ओरिएंटेड है, तो मैंने देखा था कि आपकी काफ़ी सारी कहानियाँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रिस्क्राइब्ड, आप कॉन्फ्रेंसेस भी थी वहाँ पर, तो वहाँ भी पढ़ाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर किस तरह से परसीव किया जा रहा है दलित कहानियों को, अगर आपकी कहानियों की बात हो कि वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, खासतौर पे क्या वो समझ पा रहे हैं कि भारत की समस्या की, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी जो पश्चिमी सभ्यता है वो एक वर्ग प्रधान समाज है, क्लास ओरिएंटेड है, पर भारतीय रियलिटी कास्ट ओरिएंटेड है, तो क्या वो समझ पा रहे हैं वहाँ क्या फीडबैक है दलित साहित्य का, क्या वो अलग है या हमारे जैसे? वैसे मुझे बहुत मौका तो नहीं मिला, जिन जगहों पे हम लोग जाते हैं लेक्चर देने के लिए, आप सभी लोग अध्यापक लोग जानते हैं, तो 4-5 दिन के लिए जाते हैं, आमतौर पर 10 दिन के लिए चले जाते हैं, तो एक सोसाइटी को समझने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं होता है। जितने लोगों से मिलना या मुलाकात होती है वो बहुत एकेडमिक ढंग से होती है। मगर संयोग से तुरिनो जब मैं गया, इटली गया मैं, और मुझे वहाँ 2-3 महीने रुकना पड़ा, तो वहाँ मुझे एक थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर को लेकर और सोसाइटी को लेकर बनी। तो मैंने देखा कि वहाँ जो उत्सुकता है वो कास्ट को समझने की कि ये काम कैसे करते हैं, और ये सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं था, जो लोग उस लिटरेचर को पढ़ रहे थे, उससे जुड़े हुए थे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, वो ये जानना चाहते थे कि मतलब ये जाति किस तरह से काम करती है, क्योंकि उनको सब, जैसे मैं अपने विद्यार्थियों से भी बात करते वक्त कह देता हूँ ये बात को, देखिए जो महिलाएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, या हम 20 लोग बैठे हैं तो ये 4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, बाकी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम रेस के हिसाब से देखें तो कलर के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि ये अमेरिकन है या ये कलर्ड पीपल हैं, या ये लोग
दलितों के साथ ये एक बड़ी मुश्किल बात है, मुश्किल कह रहा हूँ, और कि उनका पता नहीं लगता। हमने एक स्टीरियोटाइप तो बनाया था, और वो स्टीरियोटाइप जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए, चेंजेस आए, वो स्टीरियोटाइप टूट गए। अब स्टीरियोटाइप टूट गया है तो समस्या ये हो रही है कि हम उनको समझे कैसे। तो ये समस्या उन लोगों के साथ होती है जो यूरोप में लोग रह रहे हैं। जैसे मैं तुरिनो में बहुत सारे लोगों को पूछता था, तो कहा कि आप कैसे पता लगाते हैं कि ये इस जाति का है और ये इस जाति का। तो मुझे लगता है कि वो शायद दलित लिटरेचर में ज़्यादा रुचि रखते हैं इसको समझने के लिए। भारत के लोगों को रुचि का कारण दलित लिटरेचर में वैसा नहीं है, वो उनको संस्कार में, उनकी परवरिश में। तो उनकी रुचि इस बात में नहीं है कि वो जाति कैसे काम करती है, उनकी रुचि इस बात में कि मेरे सामने वाला व्यक्ति किस जाति का, ठीक है। तो वो उसका सारा का सारा जो व्यवहार है वो आगे इसी बात से बढ़ेगा, उसकी दोस्ती इसी आधार पर होगी, और अगर हो गई है तो टूटेगी कैसे और आगे बढ़ेगी कैसे, ये सब इसी पर डिपेंड करेगा। मगर यूरोप में वो इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली लेते हैं, उसको वो असल में उनका पर्पस एक नए सच को, एक नए रियलिटी को समझना है। इन दोनों में फर्क है। भारत में एग्जिस्टेंशियल कंडीशन। ट्रांसलेशन पर एक मेरा सवाल था, क्योंकि जो कहानियाँ वहाँ पढ़ी जा रही है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब हिंदी तर्जुमा तो वो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने भी अनक्लेम टेरिन पढ़ा लॉरा ब्रुएक का। तो मेरा जानना ये था कि ट्रांसलेशन में कई बार समस्या आ सकती है। जैसे एक बार जब मैं चीक कहानी पढ़ रहा था तो हिंदी में भी मैंने पढ़ी और इंग्लिश में भी, तो उसमें मुझे दिक्कत ये लगी कि वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है जब नरोत्तम सरोज जो कैरेक्टर है, यस सर, यस सर के अंदर नरोत्तम सरोज है, वो तिवारी जी से तू करके बात करते हैं। अब हिंदी में क्या है, तू है, तुम है, आप है, और इससे इज्जत चेंज होती जाती है। और तिवारी जी को बात बड़ी बुरी लग जाती है कि ये भैया दलित समाज का है, लेकिन आज क्योंकि बड़े पद पर है तो मुझे तू करके बात करे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, मुझसे तू करके ना बात करें। गाँव में तो सब मुझे पंडित जी और सर पे उठाए रखते हैं। तो ये बात इंग्लिश में कैसे आएगी, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ यू ही है हमारे पास, उसमें वो बात जो तू में जो चुभन है उसके दिल में जो है वो नहीं आ पा रही है। देखो इसमें मैं आपको पहले ही यहाँ रोक दूँ कि देखिए, मैं तो हिंदी का प्राध्यापक, हिंदी और अंग्रेजी के लोग बैठे हैं सामने, ठीक है। तो इसका सही असली जो वास्तविक जवाब है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, वो अंग्रेजी वाले देंगे। क्योंकि जब हमारी कहानी का ट्रांसलेशन हो जाता है ना अंग्रेजी में, तो ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रही होती है। अगर इतनी अंग्रेजी हमें समझ में आ रही होती तो हम खुद ही ट्रांसलेशन कर लेते उसको। तो मगर फिर भी इतना मौका मुझे मिला संयोग से 2-3 लोगों के साथ, ईशा हमारे हिदया की ईशिदा जो हमारे साथ जापान के प्रोफेसर थे, उन्होंने ट्रांसलेशन करते थे, वो काफ़ी चीज़ों को पूछते थे। लॉरा ब्रुएक जब ईमेल से पूछती रहती थी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, तब मैं इससे वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, ये तो बहुत एक मामूली सी बात है कि हमारे पास जो कल्चरल, जो हमारा कल्चर है और जो उनकी कल्चरल, उसके बीच की जो दूरियाँ हैं, उसमें आप जैसे हम अक्सर जब ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि अभी आप क्या कहेंगे कि समोसा को कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो समोसा कैसे ट्रांसलेशन, तो वो यू ही करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं। मैंने आपके लिए हमारे पास यू है, तू के लिए, तुम के लिए, सबके लिए यू, तो कोई ऐसी, वो तो एक सिंपल सी बात है, उसको समझने की कोई। सबसे दिक्कत होती है जब मेरा एकदम से कैरेक्टर जो है कोई वो हिंदी के अलावा राजस्थानी या पंजाबी बोल जाता है। अब ये उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है ट्रांसलेशन में, क्योंकि वो हिंदी तो जानते हैं मगर पंजाबी का, हरियाणवी या भोजपुरी नहीं जानते। तो फिर वो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि ये कैसे करना होगा। उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया तो वो सिंपल वही ट्रांसलेशन था जो अंग्रेजी में उसको करना था, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। एक चीज़ उसमें कहीं पर कोई एक जैसे कबीर की एक पंक्ति आ जाती है, कोई 2 लाइन एक कबीर की आ जाती है, अब वो कबीर को ट्रांसलेशन करने में उनको आसान काम नहीं, तो वो उसका मीनिंग लिख देते आगे इन ब्रैकेट या फुटनोट में करके उसको फ्रेंड को लिख देते। तो ये कुछ उन्होंने ऐसे टूल सुविधा के लिए अपनाए जैसे करते हैं। अदरवाइज तो ट्रांसलेशन में जो दिक्कतें आनी है वो जब आप किसी भी एक कल्चर से दूसरे, अभी जैसे लैटिन अमेरिकन जो ट्रांसलेशन हुआ, जितनी मैंने पढ़ी अंग्रेजी में पढ़ी,
जितनी मैं पढ़ सकता, फिर हिंदी में पढ़ी तो मैंने देखा कि वो तो बदल ही जाती है वो कहानी। अब हो सकता है जो वहाँ पर, जैसे मैं अभी तो किस्सा को सुन रहा हूँ लोसा का, तो स्टोरी टेलर शायद उसका अंग्रेजी में नाम है। तो अब उसको वो जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी में, पता नहीं वो वैसा था भी स्पेनिश में कि नहीं था, या कितना उन्होंने उसको, ये समस्या तो होनी ही, मतलब ये अनुवाद की समस्या, ट्रांसलेशन की समस्या तो जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाएंगे। जैसे अभी जो ये द फसाड नाम से जो कहानी मेरी ट्रांसलेशन हो रही है, तो जिस लड़की ने की वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में, शिखा कोटक, गुजराती लड़की लेडी। तो अब वो जब हर पर मिला नहीं, मैं तो आवाज़ सुनता हूँ। अब वो हुआ ये कि वो जब उन्होंने नीता गुप्ता ने उसे पढ़ा कहानी को, अंग्रेजी में पढ़ा, तो उन्होंने अपने एडिटर को भेजा, वो भी एक महिला है, अभी ठीक है, तो वो भी एक महिला है। वो जो है जब उन्होंने उसमें, तो उन्होंने कई चीज़ों को उसमें ट्रांसलेशन में उन्होंने उसको, हमने इसका नाम रखा था, मैंने नहीं, शिखा कोटक ने इसका नाम रखा था द वेल कुछ होता है VEIL, अच्छा ठीक है, जो भी। अब देखिए इसी से पता लगता है, तो मैं कोशिश भी नहीं करता है, तो नहीं करता नहीं, क्या जरूरत क्या है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमें बताएं कि ये दोनों शब्दों में से जो एडिटर है वो ये चाहिए कि इसका शीर्षक द व्हील की जगह द फैसेट रखा जाए। मैं तो 2 दिन तक मैंने ईमेल का जवाब नहीं दिया, उनका रिमाइंडर आ गया कि ये प्रेस में जानी है। फिर मैंने वो गूगल सर्च करना शुरू किया, और दोनों के जितने, हमारे हिंदी में कहते हैं अर्थ छवियाँ, जितनी छवियाँ हो सकती थी, जितने मैंने समझा, फिर मैंने उनको कहा कि नहीं होगा तो ये ज़्यादा उसी में फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उन्होंने उसके बाद उसी का नाम रखा। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहानीकार से पूछना बड़ा मुश्किल काम है कि ट्रांसलेट, कहानीकार तो ये बता सकता है कि अनुवाद होने के बाद उसको कितने लाभ हो सकते। तो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से कहानियाँ और नॉवल गए हैं, और लोगों ने उस समस्या के प्रति ध्यान दिया है, मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ से कोई हिंदी की एक बड़ी कवियत्री गई थी हंगरी, और उनसे वहाँ हंगरी की यूनिवर्सिटी में जब वो काफ़ी देर लेक्चर दे चुकी, तो उन्होंने एक स्टूडेंट ने खड़ा होकर कहा कि बोली कि हम आपसे अजय नवालिया के बारे में सुनना चाहते हैं। ये बात मुझ तक आई, मैं सोचता मुझे खुशी क्यों नहीं होगी कि हंगरी में कभी नहीं गया और वहाँ मेरी किताब ट्रांसलेशन की वजह से, तो अंग्रेजी वालों की वजह से हुआ है। शुक्रिया सर। अब मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस ले लेती हूँ, अगर किसी की कोई सवाल हो आप लोगों को। मेरे तो पूरे हो गए सारे सवाल। चलिए, मुझे लगता है आपने काफ़ी सवाल पूछे।